नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा अपने कार्यक्रम कोरोना मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे लोग जानते हैं कि इस समय पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, बीमारी की चपेट में है। बहुत जगह स्थिति अच्छी भी नजर आ रही है, लेकिन बहुत जगह भी चिंताजनक भी है। तमाम सारे क्षेत्र इससे अछूते नहीं है, शिक्षा भी इससे छूता नहीं है। और हम लोग का ये रोज जो निरंतर हमारा प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र जो शिक्षा, जो शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम से कम हम उस पर रूबरू निगाह रखे रहे। हमारे साथ प्रोफेसर अशोक कुमार जी हैं, जो पूर्व कुलपति यूनिवर्सिटी कानपुर से, और निवर्तमान में आप जो है कुलपति हैं कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता जी हैं। आप पूर्व प्राचार्य हैं BSSD कॉलेज के, और अभी वर्तमान में निदेशक हैं दीनदयाल शोध केंद्र CSJM यूनिवर्सिटी के। और जो नमस्कार तीसरे सज्जन है जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप भी, और आप चीफ काउंसलर हैं CSJM यूनिवर्सिटी के। साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे विंग हैं सरकार के, पुलिस डिपार्टमेंट है, स्काउटिंग है, सिविल डिफेंस है, सब में आप काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। सिद्धांशु जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि इस समय शिक्षा क्षेत्र बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इस कोरोना महामारी से। सब लोग, हालांकि हम लोग जो है वो डिस्टेंस लर्निंग पे हैं, ऑनलाइन टीचिंग पे हैं, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति पे हैं, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर है कहीं ना कहीं कि आगे स्थितियां क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। हमारी जो CSJM यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपने शैक्षिक हितों को तो ध्यान रखा ही है, जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनको तो ध्यान रखा ही है, लेकिन साथ में समाज के हित के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। सिद्धांशु जी हमारे साथ में हैं, आप हमको विस्तृत बात में बताएंगे कि हम लोग पुलिसिंग में भी, मैंने जैसा बताया, सिविल डिफेंस में भी हम जो है काउंसलिंग कर रहे हैं। हमने कई फेजेस में काम किया है। और अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप CSJM के पूर्व कुलपति हैं और सर इस समय निवर्तमान में भी कुलपति रह रहे हैं। तो सर, वहां पे कैसा चल रहा है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी, कैसी क्या रणनीति तय होनी चाहिए इस शिक्षा में? देखिए, जहां तक मेरे विश्वविद्यालय कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय का समाचार है, वहां तो समाचार बहुत अच्छा है। अभी तक एक भी कोरोना का केस निम्बाहेड़ा में नहीं पाया गया। और अभी हाल ही में एक दिन पहले एक केस चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ में, राजस्थान में स्थिति अच्छी है। लेकिन हाँ, जयपुर में इस समय मैं हूँ लॉकडाउन के पीरियड में, तो जयपुर में स्थिति अभी थोड़ी सी गंभीर है, चिंताजनक है। यहाँ पर मैं समझता हूँ जहां जहां पर मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे टूरिज्म से हुए हो, चाहे बिजनेस से हुए हो, चाहे रिलीजियस माइंड से हुए हो, चाहे पर्सनल, जहां जहां ज्यादा मूवमेंट्स हुए हैं वहां पर इसका संक्रमण ज्यादा है। और ये वाकई चिंता का तो विषय है ही। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी जिस प्रकार से आज देश में लॉकडाउन हुआ है, उससे स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में है। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। और संभावना है कि धीरे धीरे अगर ये लॉकडाउन की स्थिति हम लोग भली भांति अपनाएंगे तो अवश्य ही नियंत्रण इस पर पाने की संभावना है। तो सर, आप लोग क्या अभी सब कुछ ऑनलाइन पद्धति पे ही चल रहा होगा, सारी जो भी शिक्षण प्रणाली है इस समय? जी हाँ, इस समय तो है, लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है तो प्रश्न ये है कि क्योंकि लॉकडाउन 22 मार्च के बाद शुरू हुआ था, तो जहां पर भी एनुअल सिस्टम है वहां पर तो करीब करीब शिक्षा तो, शैक्षणिक तो सत्र हो गया था समाप्त, केवल परीक्षाएं शेष थी। तो इसलिए अब जब भी लॉकडाउन होगा, और राजस्थान में उन्होंने ये कर दिया है एक कि जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका अभी से ग्रीष्मावकाश कर दिया है। तो 31 मई तक ग्रीष्मावकाश रहेगा और 1 जून से फिर सत्र आरंभ होगा। तो ये अभी से सरकार ने घोषणा कर दी है। और फिर 1 जून को हमको ये बताया गया है कि जब अगर उस समय जैसी स्थिति होगी, अगर एक समय स्थिति होगी और शैक्षणिक संस्थाएं खुल जाएंगी, तब फिर आप सबसे पहले जो फाइनल ईयर है उनके छात्रों की आप जो है परीक्षा लेंगे। और उसके बाद जो है आप जो अन्य वर्षों की परीक्षाएं जो हैं अपने अनुसार से लेंगे। और 15 जून से उन्होंने कहा है कि आप प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं।
और ये इसलिए कर दिया है क्योंकि इस समय बड़ा डिफरेंट हो गया है कोरोना के कारण। तो अब जो भी 15 जून से जो भी प्रवेश की प्रक्रियाएं होंगी, तो जहां पर की प्रवेश परीक्षा होती थी प्रवेश के लिए, तो इस वर्ष प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी। जो उनके मेरिट लिस्ट थी पुराने उसकी, उसी से उनकी प्रवेश लिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये समस्या केवल उन विश्वविद्यालयों में जहां पर सेमेस्टर सिस्टम है, तो जो जहां पर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, वहां पर शायद उनकी कुछ कक्षाओं की समस्या हो सकती है। क्योंकि जहां तक द्वितीय वर्ष वालों का भी है, तो हम द्वितीय वर्ष वालों के भी ये कहा गया है, यूजीसी में भी कहा गया है कि उनको प्रथम सेमेस्टर के आधार पर उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो इसलिए सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर है उसको तो थर्ड ईयर में हम प्रोविजनल एडमिशन दे सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। केवल जो फाइनल ईयर का सेमेस्टर है उसकी कक्षाएं हमको लेनी चाहिए, और अगर उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो या तो जो भी त्योहार आते हैं, इतवार आते हैं, उसमें भी इनकी कक्षाएं हों, और जो भी सायंकाल भी हो, इस प्रकार से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर इनके कोर्स को पूरा करके जो फाइनल ईयर के सेमेस्टर सिस्टम के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं फिर करा ली जाएं। और इसी प्रकार से जो जितनी भी प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र हैं स्नातक में, उन सबको एक प्रोविजनल एडमिशन जो है वो जुलाई में दे दिया जा सकता है, और परीक्षाएं जो हैं वो उनके जितनी कक्षाओं के आधार पर दिया जाए, और सत्र जो है वो हम सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा रिकमेंडेशंस हैं, राजस्थान सरकार की भी यही रिकमेंडेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो कानपुर की स्थिति थोड़ी सी जो संक्रमण काल की है थोड़ी सी अधिक दिखाई दे रही है। श्याम बाबू गुप्ता जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है श्याम बाबू जी, हम लोग जो है किस तरह से इससे निजात पाएंगे, क्या करेंगे, हम अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? कानपुर में प्रारंभ में तो स्थिति ठीक दिख रही थी, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है और नए नए संक्रमित लोग कानपुर में तीव्र गति से आ गए हैं, लगभग 200 संख्या संक्रमित लोगों की पहुंच गई है, और इसलिए विषम परिस्थितियां हैं। जहां तक शैक्षणिक सत्र का प्रश्न है, परीक्षाएं कानपुर विश्वविद्यालय की चल रही थी, काफी कुछ परीक्षाएं हो गई थी, काफी बकाया भी थी। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया है, 31 मई तक के लिए घोषित कर दें ग्रीष्म अवकाश और जून में परीक्षाएं संपादित कराए, तो दोनों कार्य संपन्न हो सकते हैं। जो शेष परीक्षाएं उनको भी हो सकता है और साथ में इवैल्यूएशन का वर्क भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से ये परीक्षाएं जून में हो सकती है और जुलाई में हम लोग प्रवेश ले सकते हैं, और चाहे तो 1 अगस्त से आप क्लासेस भी चालू हो सकते हैं। इसलिए एक मेरा सुझाव है, क्योंकि मैं कानपुर विश्वविद्यालय में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है वो केंद्रीय मूल्यांकन होता है। तो ऐसे समय पर बहुत से शिक्षक केंद्रीय मूल्यांकन करने में भी संकोच करेंगे। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जहां पर केंद्रीय मूल्यांकन है, वहां पर जो फाइनल वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, वो परीक्षा जो परीक्षक हैं, एग्जामिनर्स, उनके घर पे पहुंचा देनी चाहिए। ये भी एक अच्छा केवल इस वर्ष एक अवसर अच्छा है सकता है कि परीक्षाएं की कापियों को उनके यहाँ पहुंचा दिया जाए और वो कापियां जांच कर दे दें। तो इसमें जो अपने सीनियर टीचर केवल इस वर्ष के लिए, इसमें जो सीनियर टीचर्स है जो इवैल्यूएशन में नहीं आते हैं, सीनियर इवैल्यूएशन में, वो भी घर में कापियां जा सकते हैं। ये अच्छा, इससे हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बच जाएगा और आने का जो लॉकडाउन का प्रभाव भी अपने आप कायम रहेगा। और सब करने के लिए एक बात ये रहेगी कि चूंकि ये पूरे देश की समस्या है, हालांकि पूरे विश्व की है, लेकिन इसमें तो एक समान रूप से परीक्षाओं को या सेमेस्टर को या शिक्षा प्रणाली को ऐसा ना हो कि विभिन्न भिन्न वर्गों में बढ़ जाए। सब कुछ साथ में चलाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तेजी से रिकवर हो सारी चीजें। बिल्कुल। हमारे सुधांशु जी, आप इस विषय पे कुछ विचार डालें, अपने प्रकाश डालें, क्या कहते हैं आप? सर वैसे तो सर बहुत ही सर लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। जो यहाँ तक जैसे कि सर ने कहा कि जो भी हमारे सेमेस्टर वाइज वाला है, उस सेमेस्टर वाइज पे तो हम ये एक काम कर सकते हैं कि उन लोग को हम उसके बेसिस पे आगे की ओर बढ़ा दें। बट फाइनल ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे कोई, जिससे कि हम लोग कुछ अपना समय
बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है। हमको एक तरफ ये देखना है कि जो हमारा शैक्षिक सत्र बहुत ही बिल्कुल सही स्थिति में जो चल रहा था उस पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े। एक और चीज कि जो हमारा एग्जामिनेशन, जहां पे भी एग्जामिनेशंस नहीं हो पाए हैं, आधे हुए हैं, आधे नहीं हो पाए हैं, तो वहां के लिए भी हमको कोई ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी कि जिससे कि हम कम से कम समय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम एग्जाम करा ले जाएं। क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जून में एग्जाम करा पाएंगे कि जुलाई में करा पाएंगे, पर क्योंकि 3 मई नहीं कर सकते। 3 मई तक अभी कुछ, मई में तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, जून के लिए आप प्लान ए और प्लान बी लेके हम लोग को सर चलना पड़ेगा, जहां पे प्लान ए के अकॉर्डिंग अगर हम कोई सेशन अपना अगस्त में स्टार्ट करते हैं और एक जगह हम प्लान बी लेके चलते हैं जब हम अक्टूबर या नवंबर तक अगर उस चीज को आगे, ये मैं नहीं कहता हूं कि वहां तक पहुंचेंगे, मगर हमारे पास दोनों प्लान इस स्थिति में रहने चाहिए कि जिससे भी कोई भी परिस्थिति हो हमारे पास पूरी रणनीति बनी रहनी चाहिए। हम कैसे फाइनल ईयर के बच्चों को आगे बढ़ा ले जाएं और जो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर और इसके हैं उन लोग को हम सेकंड सेमेस्टर में हम आगे उन लोग को बढ़ा दें। क्योंकि और कहीं ना कहीं अपने जो आपका कोर्स है, क्योंकि हमको 19-20 और सत्र 20-21 दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हम दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि 19-20 में इमरजेंसी आई एकदम से, हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं थे। 20-21 को भी अगर हम साथ ही साथ लेके चले तो हम दोनों को क्लब करके दोनों के लिए कोई एक मिडवे निकाल सकते हैं। तो ये रणनीति हम, जी सर, जहां तक मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में सेमेस्टर सिस्टम केवल विश्वविद्यालय कैंपस में है, अन्य सभी महाविद्यालयों में एनुअल सिस्टम है। तो एनुअल सिस्टम की तो आपको सिर्फ परीक्षाएं करानी है, आपका शैक्षणिक सत्र तो समाप्त हो गया, सिर्फ परीक्षाएं करानी है आपको एनुअल सिस्टम में। और इसलिए परीक्षाएं कराने के लिए मैंने जैसे बताया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं जो है, देखिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या स्थिति होगी। आपको तो जैसे मैं समझता हूँ हम लोगों ने राजस्थान में बताया, अभी से कह दिया कि महाविद्यालयों में तो मालूम है ग्रीष्मावकाश होता है, तो क्यों नहीं अभी से जितनी जल्दी से जल्दी हम प्लान बनाएंगे उतनी से जल्दी अच्छा रहेगा। तो ये जो एनुअल एग्जाम्स की महाविद्यालयों की समस्या तो मैं समझता हूँ इतनी गंभीर नहीं है, केवल आपको ये है क्योंकि उनको केवल परीक्षाएं करानी है, इसलिए जो परीक्षाएं करानी है, इसलिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं हम पहले करा लें। जैसे ही जून में अगर खुले तो जो भी परिस्थिति हो उसको देखते हुए परीक्षाएं उनकी हम करा सकते हैं। जी, केवल समस्या जो है वो आपके सेमेस्टर सिस्टम की है, वो केवल कैंपस में, और कैंपस में जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें छात्रों की संख्या बहुत लिमिटेड है। जी सर, हार्डली 7-8 हजार। हाँ, और एक एक विषय में देखिए ना, एक एक विषय में, तो जैसे आप जीव विज्ञान में देखिए, लाइफ साइंसेज में देखिए, मुश्किल से एक सेमेस्टर में 25 छात्र होंगे, तो 25 छात्रों को तो हम सोशल डिस्टेंसिंग पर भी बैठा सकते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। और उनका बस यह है कि आप उनका जो शैक्षणिक जो है उसको कितनी जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो आपने अगर ई लर्निंग से किया हुआ है तो मैं समझता हूं कि जैसे ही परिस्थिति अच्छी, लेकिन रोड मैप तो आपको अभी बनाना पड़ेगा, रोड मैप तो अभी बनाना पड़ेगा कि आपको चाहे प्लान ए बनाए चाहे प्लान बी बनाए। तो मेरा सुझाव है कि महाविद्यालयों में समस्याएं के लिए आप जो उनको ग्रीष्मावकाश करते हैं तो उस ग्रीष्मावकाश को प्रीपोन कर दीजिए और 31 मई तक अभी से डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि जो शिक्षकों का काम हो वो कर सके। और दूसरा, जो फाइनल ईयर के जितने भी परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनका मूल्यांकन होना है, उनकी मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं को आप परीक्षकों के घर में इस वर्ष के लिए भेज दें, ताकि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और परीक्षाएं होंगी तो उनका रिजल्ट भी समय पर निकल सकेगा। और दूसरी बात यह है कि आप प्रवेश परीक्षा जो है वो इस साल के लिए स्थगित कर दीजिए। प्रवेश परीक्षा वो भी केवल कैंपस के लिए होती है कानपुर में, तो प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दीजिए, मेरिट के आधार पर उनकी परीक्षा कीजिए। तो मैं समझता जी, प्रशासन स्तर पे बैठ के और तय करना पड़ेगा। और सही है कि जो चीजें हमारे बस में है, मुझे लगता है उनको हमको पहले कर लेना है। अच्छा सर, एक बात और भी इसी क्रम में आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हमारा CSGM जो विश्वविद्यालय है, यहाँ तो हम शैक्षिक हितों के साथ साथ हम लोग
मैं रोज सुधांशु जी से जानता हूं कि वो सामाजिक हितों पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, और अपनी तमाम टीमों के साथ जो है वो समाज के विभिन्न हिस्सों के लिए काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। उनको जो उनके पास जो जनता के पास नकारात्मक पहलू है उनको सकारात्मक ढंग से कैसे वो जिए, इस विषय में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो सर आपके यहाँ भी आपका जो विश्वविद्यालय है वो समाज के साथ भी जुड़ के कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है सर? हाँ नहीं, ये तो आज देखिए पूरे राष्ट्र में सभी लोग अपने ढंग से काम करें, जिनको जो काम दिया है, और शैक्षणिक संस्थान जिनको दिया गया है वो सभी देश के लिए इस महामारी के विषय में कार्य कर रहे हैं। और हमने तो सभाएं भी करी हैं और उसका कैंप भी करते हैं शहर में। और इसके बाद हमने अपने विश्वविद्यालय में एक अपने को कह रखा है कि हम एक हॉस्टल में जितने भी क्वारंटीन अगर आप चाहेंगे तो उनको हम देंगे, और हम भोजन भी देते हैं। और सौभाग्य की बात है कि अभी भी हमारे विश्वविद्यालय के आसपास के परिसर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। कोरोना जी सर एक चीज मैं इसका चाहता हूँ सर, कि जो जैसे कि यहाँ पे समाज के अंदर और छात्र छात्रों में नकारात्मकता बढ़ रही है सर, तो सर आप एज एन यहाँ के पूर्व कुलपति रहे हैं सर, क्योंकि आप एक ऐसे मुखिया हैं जो आप संदेश देंगे वो हमारे छात्र छात्राएं उसको पूरा फॉलो करेंगे, क्योंकि आप एज एन आइडियल पर्सन के रूप में मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को आप छाटिए, उनके संदेश लोगों को दिलवाइए, जिससे कि वो हमारे जो समाज के लोग हैं उसको वो लोग फॉलो करें सर। कि लोगों को बहुत नकारात्मकता आ रही है। नहीं, नकारात्मक तो बात नहीं होनी चाहिए। इस समय हम सबको सकारात्मक सोचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, दो चीजें हैं। और हर चीज का आप अगर सकारात्मक रुख देखेंगे तो हमेशा आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। ये एक आपदा आई है, इसलिए कोई ऐसी विशेष तौर से मैं कहूंगा कि भारतवर्ष में इस वायरस का प्रकोप जो है, इसकी जो वायलेंस है वो कम है कंपैरेटिवली। और हमारे बहुत से ऐसे हमारे जैसे बीसीजी का इंजेक्शन लगता है भारतीयों को, इसलिए हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी भी है डेवलप। और यहाँ पर जो भी देश हैं जो कि दुर्भाग्य से मलेरिया से पीड़ित रह चुके हैं, लेकिन इस समय वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके जहां पर भी देखा गया जो देश हैं जहां पर मलेरिया ऑलरेडी था, वहां पर इसका जो संक्रमण तुलनात्मक रूप से कम है। और दूसरा ये है कि हमारे जो भारतीय लोग हम लोग हैं, यहाँ हम लोगों पे एक विशेष प्रकार का एक माइक्रो आरएनए है, और ये माइक्रो आरएनए हमको कोरोना वायरस के संक्रमण से तुलनात्मक रूप से बचाता है। तो ऐसे कोई हम लोग बहुत निराश नहीं होना चाहिए, ये तो पूरे विश्व में है। और आप जैसे आप जानते हैं विश्व का स्वरूप देखें तो उसके अनुपात में हमारा भारतवर्ष में बहुत अच्छी स्थिति है, हमने इसको नियंत्रण कर रखा है। और जितने भी भारतीय लोग हैं उन्होंने लॉकडाउन को बहुत ही आदर्श पूर्वक माना है, और इसको हम माने। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, आप भी सुनते होंगे कि इसमें 85% जो कहा जाता है प्रतिशत लोगों को कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती। केवल 5% या 10% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें अगर इसका संक्रमण हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए, तो उनको जरूर खतरा रहता है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं या एज्ड लोग हैं। इसलिए इन जनरल अगर आप संक्रमित हो भी जाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग उससे ठीक हो सकते हैं। और अब तो नई नई विधियां भी आ रही हैं, प्लाज्मा थेरेपी भी आ रही है, और आने वाले समय में वैक्सीन भी आ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, सकारात्मक और सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। हम जो भी हमारे आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, या जो आप कानपुर में सुरक्षा की आप गाइडलाइंस देते हैं, उनको अगर हम मानेंगे तो हम निश्चय ही इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, आशावादी बनिए। और बल्कि मैं समझता हूं ये एक ऐसा मौका मिला है जब हम सब लोग अपने अपने घर पर हैं और अपने परिवार के साथ हैं, तो ऐसा समय मिलना भी बहुत ही अच्छा है, एक तरह से एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का। और इसलिए इस समय का सदुपयोग करें और खूब आनंद से रहें, और निश्चय ही हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और शीघ्र ही भारतवर्ष में सामान्य स्थिति हो जाएगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप
मैं तो समझता हूँ कि बड़े प्रसन्न रहिए कि आपको घर में रहने का मौका मिला। ये मौके भी कभी कभी मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हम लोग सर इससे बाहर निकल के आएंगे। और जो है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि नकारात्मकता की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपने घरों में हैं, ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलता है, अगर मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें। लेकिन एक बड़ी समस्या आएगी जब लॉकडाउन खुलेगा जिस दिन, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एकदम से भीड़ सड़कों पे होगी, चाहे वो विश्वविद्यालय की भीड़ हो, छात्र छात्राओं की भीड़ हो, समाज के किसी भी वर्ग की भीड़ हो सर। तो उस समय हम लोग इससे कैसे निपटेंगे? आपका विश्वविद्यालय कैसे रणनीति बना रहा है, या आपकी क्या राय है इस विषय में? समाज के लिए, प्रशासन के और तमाम लोगों के लिए क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जैसे किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम लोगों को शिक्षित करें, उनको प्रेरित करें। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से डॉक्टर सुधांशु राय और आप सब लोग कानपुर में एक अच्छा सा आपने वातावरण बनाया है, एक अच्छा सा आप संदेश देते हैं, एक आपका टीम वर्क है जो लोगों को बात बताता है। तो हम सबको ये चाहिए, लोगों को बात बताएं, सुरक्षा की बात बताएं, और जब खुल जाए तो उसमें भी थोड़ा सा संयम हम लोग जरूर बरतें। और यदि हम संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जब तक हमारा प्रयास रहना चाहिए कि उनको निरंतर संदेश देते रहें, निरंतर उनको कुछ ना कुछ हम ऐसी सुविधा वाली बात बताते रहें। ये नहीं सोचे कि हमने एक बार उनको बता दिया तो अब उनको मालूम चल गया, निरंतर उसकी बात करें। और मैं समझता हूं कि आजकल विशेष तौर से जो विद्यार्थी है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहता है, तो खूब व्हाट्सएप करिए, लेकिन दिन में सवेरे एक व्हाट्सएप ये भी करिए, स्टे होम, बी सेफ, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या जो भी है, जो भारतीय ICMR की, उसको फॉलो कर। एक रोज कर दीजिए आप व्हाट्सएप सिर्फ। तो इस तरह से कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये व्हाट्सएप सबसे आसान है, सब करते ही हैं। तो ये भी एक विधि हो सकती है कि एक मैसेज आप, आजकल तो ग्रुप बना सकते हैं आप लोग, सब ग्रुप बन जाता है, एक मैसेज देना है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कर रहे हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर सिद्धांशु राय हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने टीम लॉकडाउन काउंसलर्स करके एक पूरी टीम बनाई है, 18 सदस्यों की टीम बनाई है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं, और लगातार लोगों से काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। सुधांशु जी, कुछ खास बात बताना चाहेंगे आप? मैं बस बेसिकली जो आपने ये क्वेश्चन बस पूछा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म, कोरोना रहेगा। तो उस मूवमेंट पे मेरा तो मानना ये है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रथम दिन जनता कर्फ्यू वाला जो सिस्टम अडॉप्ट किया था, और लोगों ने 90% लोगों ने उसको माना था, हमको उसी तरीके की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर अशोक कुमार सर ने बोला है कि हम लोग को इस सावधानी के साथ में ही आगे की जो दिनचर्या है उसको अपनानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर हम लोग पूरी सावधानी के साथ में, चाहे वो मास्क लगाना हो, 2 गज की दूरी को अपनाना हो, या कहीं पे थूके ना, जो भी हम लोग को प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो हमको अपनाने के लिए दिए गए हैं। अगर हम लोग वो सब चीजों को अपना लें तो हमको लगता है कि धीरे धीरे वो एक अभ्यास हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे। और उस तरीके से, क्योंकि मार्केट तो खुलनी है, आपको सोसाइटी में आना ही है, तो आपको एक तरीके का अभ्यस्त होने की कोशिश, अभी 10-12 दिन है, अभ्यस्त हो जाइए, जिससे कि इस समय रहते हम किसी प्रकार से पूरे विश्व में हम पीछे ना हो, देश में पीछे ना हो। हालांकि ये भी चीज बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है, जान हमको सबसे पहले देखनी है, पर उसी के साथ साथ जहान के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना है, और वो सिर्फ सावधानी से ही पॉसिबल है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है, और जाहिर सी बात है कि ये जो लॉकडाउन वाली स्थिति है, जो भारत में लॉकडाउन किया गया या विश्व इस त्रासदी से झेल रहा है, विश्व ने लॉकडाउन का कहीं कहीं एडॉप्शन किया है, तो वो एक इसी पद्धति पे किया है। लेकिन ये भी सही है कि जब लॉकडाउन खुलेगा या भारत में लॉकडाउन खुलेगा तो बाजारों में ये संभव नहीं है कि आप 1 गज की दूरी बना के चल पाएंगे। इधर रणनीतियां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बनानी जरूर पड़ेंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन के बाद जो है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमको भी कहना पड़ेगा, जान भी जहान भी।
तो लॉकडाउन के बाद दोनों स्थिति होगी, जान भी और जहान भी। एक चीज हो सकती है, जैसे मैं देखता हूँ कई देशों में, विशेष तौर से मैं यूएस के बारे में बता सकता हूँ, उन्होंने क्या किया, जैसे मार्केट खुलती है तो उन्होंने विशेष तौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका एक टाइम फिक्स कर रखा है। जैसे 10 से 12 उनका केवल उस समय सीनियर सिटीजन ही शॉप में जा सकते हैं जी, ताकि उनके लिए सुरक्षा की और वो रहती है। और उसके बाद उन्होंने समय बांध दिया, एज ग्रुप्स वाइज समय बांध दिया है। तो इस तरह से हमको शॉपिंग में अगर समय बद्धता रहेगी तो शायद हम जो एकदम से जो सोचते हैं भीड़ बढ़ जाए, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन अभी भी शायद लॉकडाउन खुलने के बाद भी मॉल्स को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा खोलने के लिए। ज्यादातर संभावना है भीड़ की अनियंत्रित रूप से मॉल में रहती है, वहां लोग खरीदने कम आते हैं, देखने ज्यादा आते हैं, घूमने ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मॉल्स पर अभी भी प्रबंध लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा, और एक समय बना दीजिए, जैसा कि मैं समझता हूँ विशेष तौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ऐसा समय बना दीजिए, उस समय केवल वरिष्ठ नागरिक ही जाएगा। तो एक प्रकार से उनको बचाव भी होगा और थोड़ी सी जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी, और मॉल्स पे रोक लगानी पड़ेगी हमको, ऐसा मुझे लगता है अभी। ठीक है सर, वहां पर जी बहुत अच्छी बातचीत में रहे, और जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ इस स्थिति में हैं जहां हम बाहरी देशों से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके की रणनीतियां अडॉप्ट की, कहाँ वो फेलियर हुए, कहाँ उन्होंने अपने आप को जो है वो पास कर लिया किस तरीके से, और जो उनकी अच्छी बातें हों उनको सीख के अपने देश में भी अगर हम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हम शायद इस बात पे बहुत कुछ सफल हो पाएंगे, रणनीति बहुत अच्छी बना पाएंगे। बहुत ही अच्छी सर मुलाकात रही आपसे, डॉक्टर सुधांशु राय जी, आपसे भी। और निश्चित रूप से हम हर बार जब कोरोना मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ रत्न हमारे साथ हमारी इस परिचर्चा में निकलते हैं। मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको भी आश्वस्त करता हूं कि भाई हम जो है वो अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में रहें, और आपकी तरफ से अपने दर्शकों को ये कहता हूं कि यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न होता है, कुछ भी संशय होता है, सवाल होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, सर इस शहर के शैक्षिक मुखिया के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख के भेजिए, और हमारी जो कोरोना मंथन टीम है वो आपको इस समस्याओं का, इन तमाम आपके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर मुहैया कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।